Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, CLAT PG, NLSAT एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप स्टार्ट देंगे उनमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को, बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप क्लैट यूजी 2023 का अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे विजेता बैच में इनरोल कर सकते हैं। क्लैट पीजी 2023 की तैयारी करना चाह रहे हैं, 2023 का अटैम्प्ट देना चाहते हैं जो कि दिसंबर में, तो आप हमारे क्रैश कोर्स जो है अचीवर्स बैच के नाम से उसमें इनरोल कर सकते हैं। एनएलसेट 2023 की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो हमारे ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ सकते हैं। एवेंजर बैच के हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जो 2024 क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसमें आ सकते हैं। क्लैट पॉइंट्स आप अपना मैजिक बॉक्स मंगवा सकते हो जिसमें कि 7 बुक्स आपको घर पे कुरियर होंगी, प्लस 50+ मॉक्स का आपको एक्सेस मिलेगा। और इसके अलावा आप बाकी एग्जाम्स के भी मॉक्स हमसे ले सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पे डेमो क्लासेस देख लेनी है, इन मॉक टेस्ट की डिटेल देख लेनी है, जिसमें भी आपका अच्छा लगता है उसमें इनरोल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी है टीम का, कोई दिक्कत होती है तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। तो देखिए ये अपने एडिटोरियल के पेज हैं। अब यहाँ से हमें कौन कौन सा आर्टिकल देखना है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है, द एरा ऑफ वॉर इज ओवर। तो अभी जो रिसेंटली एससीओ मीट हुई है ना, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। कुछ पॉइंट्स निकल रहे हैं वो हम अभी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अर्मीनिया अजरबैजान वाला इशू है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है इसलिए इसको आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंडिया एंड चाइना पाकिस्तान, ये जो एक मतलब आप कह सकते हो ना किस तरीके से पाकिस्तान जो है और चाइना जो है ये मिलके इंडिया को तंग करने की कोशिश करते रहते हैं, और किस तरीके से चाइना जो है वो प्रॉक्सी की तरह यूज़ करता है पाकिस्तान को अगेंस्ट द इंडिया। तो ये कुछ इस पे आर्टिकल आया हुआ है, देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए एरा ऑफ वॉर इज ओवर। एक्चुअली हुआ क्या कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनडायरेक्टली इस बार रशिया को, जब एससीओ की अभी मीट हुई थी उसमें ये कहा था कि बहुत अच्छी बात है कि एरा ऑफ वॉर इज ओवर। तो रशिया ने इसको बहुत ही ओपन हैंड से एक्सेप्ट किया है, ओपन हार्ट से एक्सेप्ट किया है। पुतिन ने बोला भी है ये चीज़ कि हम समझते हैं कि इंडिया का क्या कंसर्न है। तो ये वाली बात थी इसमें, मतलब भारत ने थोड़ा सा रशिया से ये आप कह सकते हो कि सजेशन दिया है कि इस वॉर को ख़त्म करिए जल्द से जल्द। तो ये वहाँ पे ये आर्टिकल है। देखो ये एससीओ की मीट ना अपने आप में एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थी इंडिया के लिए, क्योंकि आप देखिए कि कोविड के बाद या फिर रशिया यूक्रेन के बाद जो है रशिया इंडिया पहली बार मिल रहे थे। चाइना से हम कितने दिन बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर आपस में मिले। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कितने दिन बाद रूबरू हुआ है भारत। तो ये इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही थी। कोई बहुत खास चीज़ें एससीओ मीट से निकल के नहीं आया है, लेकिन जो भी है इस तरीके की चीज़ें हैं। राइटर जो हैं वो ये बोलते हैं कि इंडिया को अब ये भी देखो, पूरे वर्ल्ड की नज़र थी एससीओ के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं एससीओ में जो 2 कंट्री सबसे ऊपर रहती है वो रहती है रशिया एंड चाइना। और आपको पता है कि ये एक अलग अपना ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे हैं यूएसए से हट के। तो इंडिया जो है यहाँ पे, अब इंडिया को एक और चीज़ है कि जो बाकी हम मल्टी अलाइनमेंट पे विश्वास कर रहे हैं कि हम क्वाड से भी करेंगे, हम G20 में भी करेंगे, हम अलग अलग जो भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं सब में पार्टिसिपेट करेंगे, हर कंट्री से अपना अलग अलग तरीके से बना के रखेंगे, अलग अलग तरीके से बायलैटरल टाइज भी मेंटेन करेंगे। तो अब क्या है ना, इंडिया को उस एस्पेक्ट पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिससे कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनको ये ना लगे कि यार इंडिया जो है वो एससीओ के प्रति इंक्लाइन ज़्यादा हो चुका है। तो ये वाली चीज़ है। एससीओ में रिसेंटली कौन सी कंट्री ऐड हुई है कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पे ये अर्मेनिया अजरबैजान वाला इशू है, ये हमने बहुत बार डिटेल में किया हुआ है, इसलिए आज इसको हम नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है, चाइना एंड पाकिस्तान, किस तरीके से चाइना जो है पाकिस्तान को एज ए प्रॉक्सी यूज़ करता है अगेंस्ट द इंडिया, उसके बारे में कुछ आर्टिकल है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या, किस वजह से ये आर्टिकल लिखा गया है, सिंपल सी बात है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर है चाइना, उसने अपनी पोस्ट का फिर से फ़ायदा उठाते हुए, वीटो पावर का फिर से फ़ायदा उठाते हुए, लश्कर ताइबा का एक टेररिस्ट है साजिद मीर, जिसको 2008 की मुंबई अटैक्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट मतलब जो इसके लिए उत्तरदायी था वो माना जाता है, उसको जो है वो इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक डेजिनेटेड टेररिस्ट वाला कैटेगरी होता है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वो बंदा चला जाए उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस फिक्स हो जाते हैं, तो उस कैटेगरी में लगने नहीं दिया। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। रिसेंटली चाइना यूज्ड इट्स स्टेटस एज एन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल to put a hold on the United Nations Security Council, Al Qaeda and ISIL
सैंक्शन कमेटी, जिसको शॉर्ट में ना यूएनएससी 1267 भी बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना, यूएनएससी 1267 कमेटी भी बोलते हैं। तो साजिद मीर को वन ऑफ द मोस्ट वांटेड 2008 मुंबई अटैक्स में डेजिग्नेटेड यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की कैटेगरी में डालने से बचा लिया है चाइना ने। ऐसी बात नहीं कि चाइना ने ये पहली बार किया है, इससे पहले आपको पता होगा कि मसूद अजहर को भी ये लोग पिछले 8-10 साल से, अगर 2019 को छोड़ दें तो उसके 8-10 साल पहले से ही ये भारत को जो है मसूद अजहर का नाम उसमें नहीं डालने दे रहे थे। तो ये जो है पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक आपस में सामंजस्य है, जिसके लिए चाइना जो है पाकिस्तान की मदद करता है। एक बार यूएस ने डेजिग्नेट किया था एक टेररिस्ट को, अब्दुल रहमान मक्की, तो उसको, और एक और था अब्दुल रौफ अजहर, ये नाम याद नहीं रखने आपको। तो वहाँ भी चाइना ने जो है अपनी वीटो पावर का यूज़ करके जो है उनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित नहीं करने दिया था। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अगर कोई बन जाता है तो काफ़ी सारे सैंक्शन जो है उस बंदे के ऊपर लग जाते हैं, और ऑफकोर्स उस कंट्री का भी नाम खराब होता है जिस कंट्री के बंदे के ऊपर लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए चाइना कर क्या रहा है, पहले देखो मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट पे आऊँ ना, उससे पहले आपको बहुत बेसिक सिंपल समझाता हूँ चीज़ें। देखो चाइना के अंदर ना आपको पता है कि उइगर्स मुस्लिम्स के ऊपर जो है कितना ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, और आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि चाइना जो है खुद मुस्लिम्स राइट की तो कोई बात ही नहीं करता है। उनके यहाँ पे जो उइगर्स मुस्लिम रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा इवन ये भी बोला जाता है कि कैंप्स में रखता है चाइना। और चाइना के ऊपर समय समय पे अलग अलग संस्थान जो हैं इसके ऊपर क्वेश्चन उठाती हैं। विश्व की सबसे बड़ी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जो मुस्लिम लोगों के प्रोटेस्ट करती है, मुस्लिम लोगों के अगेंस्ट में अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो उसकी बात रखने के लिए वो ग्रुप ही बना है। उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन आफ्टर यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे आई थिंक अभी 57 मेंबर्स होने चाहिए। जेदा सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर है। तो चाइना के ऊपर ना ओआईसी में बवाल ज़्यादा ना होना, इसके लिए पाकिस्तान बहुत कुछ मैनिपुलेट करता रहता है ओआईसी के अंदर। तो पाकिस्तान जो है ना चाइना की मदद करता है ओआईसी में, और चाइना जो है पाकिस्तान की मदद करता है यूएन में। ये इनका आपस में एक सामंजस्य बैठ चुका है। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में हो, किस भी तरीके में चलता रहे, लेकिन चाइना जो है ना वो बराबर जो है पाकिस्तान की मदद करता रहता है, लोन देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है, डेट हाई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है। लेकिन ये क्या सिर्फ चाइना जो है पाकिस्तान की इकोनॉमिकली हेल्प के लिए कर रहा है? तो जवाब है नहीं। चाइना जो है ना इसमें स्ट्रेटेजिकली भी अपने आप को इन्वॉल्व करता है, भारत को प्रेशर में डालने के लिए, भारत को थोड़ा सा वीक करने के लिए। और चाइना चाहता है कि भारत जो है ना वो एशिया में ही फंस के रह जाए, पाकिस्तान और अपने इशू में फंस के रह जाए, वो डेवलपमेंट के रास्ते पे ज़्यादा जा ना पाए। ये पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन जो है वो 1960 से आप ट्रेस कर सकते हो। और चाइना ने उस समय से ही ये बात समझ ली थी कि इंडिया को टैकल करने के लिए हम पाकिस्तान को जो है पंप करते रहेंगे। 47% ऑफ चाइना की मिलिट्री एक्सपोर्ट जो है ना आज की डेट में वो पाकिस्तान जाती है, ठीक है। उसमें चाहे शिप्स हो, सबमरीन हो, अभी जैसे कि कुछ आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। JF-17 फाइटर जो है पाकिस्तान के पास जो है वो चाइना से लिया है, कि 8 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, इनबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अल खालिद टैंक्स एंड बाबर क्रूज मिसाइल अमॉन्ग द अदर्स। ये कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि मतलब ऐसे उपकरण हैं जो कि चाइना से पाकिस्तान ने लिए हुए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं, बायलेटरल ट्रेड भी दोनों कंट्री का 20 मिलियन के आसपास है, जिसमें आप समझ ही सकते हो कि चाइना थोड़ा इंपोर्ट करता है कुछ 18 बिलियन के आसपास जो है पाकिस्तान इंपोर्ट करता है चाइना से। इसके अलावा देखिए जो CPEC प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, भारत के और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है उस पे अंदर से जो है चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, एक रोड बना रहा है। तो चाइना ये सब क्यों कर रहा है? वो चाह रहा है कि पाकिस्तान को कल को वॉर हो तो सहायता मिले, वहाँ पे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, चीज़ें रहें, और पैसा तो अपना कमा ही रहा है। तो स्ट्रेटेजिकली भी चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में। सिर्फ ऐसा नहीं कि इकोनॉमिकली ही करा जा रहा है, इकोनॉमिकली मतलब सिर्फ पैसा कमाने के पर्पज से नहीं कर रहा है, उसको स्ट्रेटेजिकली भी लाभ फ्यूचर में दिख रहा है। ड्यूरिंग द 1950s अगर आप देखें तो चाइना की जो पोजीशन होती थी कश्मीर इशू के ऊपर वो न्यूट्रल रहती थी। फिर 1960 से 70 के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया था चाइना इंडिया के बीच में, तो चाइना जो है कश्मीर को लेकर थोड़ा सा बायस हो गया था कि नहीं, कश्मीर को अपना अलग से कर दो, सेल्फ डिटर्मिनेशन कर दो। फिर 1980s के बाद फिर रिलेशन थोड़े बेटर हुए, तब फिर चाइना जो है न्यूट्रल की तरफ थोड़ा थोड़ा हो गया। अब क्या देखा जा रहा है?
रिसेंटली देखिए यूनाइटेड नेशन जब भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था तो उस समय जो है चाइना ने बहुत आवाज़ उठाई थी, क्योंकि इंडिया चाइना का रिलेशन उस समय इतना अच्छा नहीं था। और चाइना ने पाकिस्तान के कहने पे 3 से 4 बार तो रेजोल्यूशन भी पास करने की कोशिश करी थी यूनाइटेड नेशन में, पर वो चीज़ होने नहीं दी गई थी। तो ये वाली चीज़ है। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बाय इंडिया इन अगस्त 2019, मैंने ये वाली चीज़ आपको बता दी है। आपको भी मैं एक बात बताऊंगा, आपको मे भी पता हो या फिर बहुत ताज्जुब होने वाला है। एक समय था जब यूनाइटेड नेशन के अंदर ना इंडिया को वीटो पावर मिलने वाली थी। जो ये आपकी जो ये परमानेंट मेंबर्स है ना, इसमें पहले ही इंडिया को ऑफर किया गया था। इंडिया में उस समय प्राइम मिनिस्टर होते थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लाइन कर दिया ऑफर। उन्होंने कहा कि अभी हम डिजर्व नहीं करते हैं, अभी आप चाइना को दे दीजिए। और इस तरीके से उन्होंने चाइना को उस समय अपना दोस्त समझ के ये कदम उठा लिया था। फिर जब 1961 में सीनो इंडिया वॉर हुआ, मतलब चाइना इंडिया के बीच में वॉर हुआ, तो उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी कि चाइना वॉर कर देगा, जो कि नेहरू जी ने चाइना की बहुत मदद कर दी। जब तिब्बत वाला इशू यूनाइटेड नेशन में उठा था, जब तिब्बत को ज़बरदस्ती अनेक्स कर लिया था चाइना ने, तो भारत ने, नेहरू जी ने उस समय कह दिया था कि चाइना का ही पार्ट है तिब्बत। उसके अगेंस्ट में आवाज़ नहीं उठाई थी। तो एज ए पड़ोसी कंट्री अगर हम आवाज़ उठाते तो यूनाइटेड नेशन जो है वो सैंक्शन लगाता चाइना के ऊपर। ये सब करने के बाद भी चाइना रुका नहीं और उसने इंडिया के जो है ऊपर अटैक किया था 1961 में। तो फिर उस समय नेहरू जी की बहुत थू भी हुई थी, उनकी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की बड़ी थू हुई थी कि किस तरीके से इन्होंने चीज़ें करी हैं। और यूनाइटेड नेशन की सीट कौन देता है भाई? तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो हो गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर चाइना ने 2-3 बार ट्रिगर करने की कोशिश करी है। गिलगित बल्तिस्तान का जो आपको पता होगा कि पहले जो है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान तो पार्ट है इंडिया का, लेकिन आज की डेट में ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ने कर रखा है। तो जब इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को पुश किया था कि भाई इसको तुम अपना 5th प्रोविंस घोषित कर दो, जो कि उन्होंने किया था। इसके अलावा इसका पर्पस क्या था कि जो 1963 का एग्रीमेंट हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में से ख़त्म कर दिया जाए। तो ये वाली चीज़ है। पाकिस्तान जो है OIC में प्रॉक्सी की तरह काम करता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और UN में चाइना जो है वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी बन जाता है। तो ये आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से चाइना जो है वो पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ कर रहा है। अगला आर्टिकल है द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस। तो ये जो ब्रोकन राइस है ना, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। अब बैन लगा दिया गया है तो क्या बैन लगा है, क्यों लगा है, थोड़ा समझते हैं। देखिए सितंबर 9 की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन पुट कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस। एडिशनली इट मैंडेटेड एन एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 20% ऑन राइस इन हस्क, पैडी और रफ, हस्क ब्राउन राइस एंड सेमी मिल्ड और होली मिल्ड राइस। ठीक है, इसमें आपका जो बासमती है या पैराबॉइल्ड राइस है, इसके ऊपर इसका एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेन जो ये वाले आपके राइस हैं इनके ऊपर पड़ने वाला है। जो अवेलेबिलिटी होती है ब्रोकन राइस की फॉर कंजम्पशन बाय द डोमेस्टिक पोल्ट्री इंडस्ट्री एंड फॉर अदर एनिमल फीड स्टॉक। देखिए हमारे देश में जो ब्रोकन राइस है ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनिमल्स के द्वारा और एनिमल्स कंजम्पशन के द्वारा। जितने भी पोल्ट्री इंडस्ट्री हैं वो इनको जानवरों को खिलाने में यूज़ करती हैं। अब वो जानवर अलग तरीके से जैसे पालन होते हैं, इवन आपके गाय हो गए, भैंस हो गई, इवन मुर्गी को भी ये दाने। आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये ब्रोकन राइस है क्या चीज़? गाइस ये कुछ नहीं है। जैसे जो पूरा आपका राइस होता है, जब वो मिल में प्रोसेस होता है तो उस समय क्या होता है कि वो टूट जाते हैं, बहुत सारे राइस टूट जाते हैं। आपने कई बार नाम सुना होगा बासमती का तिनका करके चावल मिलता है मार्केट में, तो वो सब क्या होता है, दे आर ब्रोकन राइस। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो इस तरीके के राइस होते हैं मोस्टली वो जानवर्स को भी दिए जाते हैं और इसको बहुत बार हमारे देश के लोग भी कंज्यूम करते हैं। आप डोमेस्टिक जगहों पे भी इसको कंज्यूम करते हुए देखोगे। इसके अलावा देखिए अभी सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चलाया है, तो उसमें भी ब्रोकन राइस का जो है वो काफ़ी यूज़ होता है। तो ये कैसे होता है इस पर मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो देखिए इम्पैक्ट ये होगा। यहाँ पे देखिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है ना, उसका कारण ये कि भाई लोग एक्सपोर्ट ना करें। अब यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर, तो ये होने वाला है कि देखिए भारत के जो फूड एक्सपोर्ट भारत जो करता था, तो बहुत सारे कंट्रीज भी भारत पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि रशिया यूक्रेन ना दोनों, और इवन यूक्रेन को आप ले लो तो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड का मेजर राइस एंड व्हीट का एक्सपोर्ट हब। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंसी थी, लेकिन अब ब्लैक सी वाला जो पूरा एरिया है वहाँ पे इतना आसान से ट्रेड हो नहीं पा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में है दोनों कंट्री। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। अब इंडिया ने भी इस पर बैन लगाया है, तो भी अब लार्ज नंबर पे जो है वो
प्रॉब्लम बाहर की कंट्रीज़ को फेस करना पड़ेगा। कुछ समय पहले हमने वीट के ऊपर एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था। अब ये ऐसा नहीं कि बैन लग गया है तो प्रॉपर बैन लग गया, गवर्नमेंट से बात करिए, किसी कंट्री को चाहिए, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो ठीक है। अभी बैन क्यों लगाया गया है? देखो, सबसे पहला कारण तो ये कि भारत में इस बार राइस की थोड़ी सी जो फसल है ना, वो जो हम नॉर्मली जो करते हैं उससे कम हुई है। इसका मैं एक रीज़न आपको बताता हूँ। कुछ रीज़न जैसे कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, बिहार, यहाँ पे जो रेनफॉल होती थी ना हर साल, उससे कम हुई है। और ये बिल्कुल फैक्ट है। उत्तर प्रदेश में तो मैं बैठा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, रेनफॉल जो है वो बहुत कम हुई है कंपेरेटिवली टू द पहला। राइस जो है ना, ये सिंपल समझ लो कि पानी वाली फसल है, जहाँ पे पानी होगा वहीं राइस आ सकता है, पानी नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। और कितना किसान जो है वो सींच के, मतलब जो ट्यूबवेल या इससे यूज़ करके फसलों को पानी देगा। तो इस बार पानी कम हुआ और इसीलिए राइस की जो उपज है ना, इन जगहों पे काफ़ी कम हुई है। वेस्ट बंगाल देखिए कंट्री का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिली है। नाडिया, बुर्दवन, बीरभूम, ये ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस होता है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यहाँ पे भी रेनफॉल जो है ना डेफिशिएंट में हुई है और इसी के वजह से इधर भी काफ़ी ज़्यादा राइस जो है वो कम हुआ है। ऑल्दो ओवरऑल वेस्ट बंगाल ने अच्छा किया है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का अभी भी रहेगा वो, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना वो रही है, मोस्ट ऑफ द कंट्री में इस बार रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, हम सब जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, इसी वजह से जो है प्रकृति का भी जो साइकिल है सब डिस्टर्ब हो रहा है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या प्रोसेस है, उसमें क्यों इसको यूज़ करते हैं? देखो, इथेनॉल जो है ना, इट्स एन एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट। इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जो है वो प्रोसेस करके बनाते हैं फ्रॉम मोलसेस, जो कि शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट होता है। जब शुगर इंडस्ट्री में जब चीज़ें प्रोसेस होती है तो वहाँ से निकलती हैं मोलसेस और उसके थ्रू जो है फिर इथेनॉल को बनाते हैं। साइंटिफिक चीज़ें हैं, इतना आपने को नहीं जाना है, बेसिक चीज़ें समझनी है कि इट्स एन एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट, मतलब एग्रीकल्चर के जो एक्सक्रीट निकलते हैं उनसे ये बनाया जाता है। अब क्या है, देखो, इथेनॉल को फ्यूल की तरह यूज़ करने की हमारी सरकार बात करती है क्योंकि पॉल्यूशन नहीं करता है, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट नहीं है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है पता है ना? जो प्रकृति के पास एक लिमिटेड अमाउंट में सामान है जिससे हम ऑयल निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं, जैसे कि कोल हो गया, तो वो एक लिमिटेड है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे एथेनॉल पे सरकार आने की बात करती है। सरकार ने ये भी टारगेट रखा है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है हम 2025 तक छुएंगे। पर अब प्रॉब्लम क्या है ना कि इथेनॉल ब्लेंडिंग को 2025 का टारगेट छूने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ शुगर इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट्स पे नहीं डिपेंड रह सकते हो, क्योंकि इतना बाय प्रोडक्ट नहीं होता है। तो फिर उसमें क्या हो गया है कि यार जो प्लांट्स फॉर फ्यूल प्रोडक्शन जो होता है ना, उसमें राइस को भी एथेनॉल, जो एक्स्ट्रा राइस बच जाते हैं, सरप्लस राइस बच जाते हैं, तो उसको भी यूज़ करने की बात करी जाती है एथेनॉल प्लांट्स में एज ए फ्यूल प्रोडक्शन के लिए। तो अब ये भी सरकार ने 2018-19 से स्टार्ट किया है। तो इसीलिए सरकार को ये भी लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ तो एथेनॉल के ब्लेंडिंग के लिए भी हमारे पास राइस नहीं बचेगा। तो ये वाली चीज़ है। इसमें देखो, एक सबसे बड़ा कारण क्या है ना, जब यूक्रेन रशिया में प्रॉब्लम हुई थी ना, तो जो हमारे देश के ट्रेडर्स थे, जो बिचौलिए होते हैं, इन लोगों ने राइस को ना कैद कर लिया था। राइस को कैद कर लिया था मतलब स्टोर कर लिया था, आगे नहीं बढ़ा रहे थे। क्यों नहीं बढ़ा रहे थे? इनको लग रहा था कि हाँ, फ्यूचर में जो है वीट महंगा हो रहा है तो राइस भी फ्यूचर में महंगा हो सकता है। वीट जब मार्केट में कम है तो फ्यूचर में राइस ही इसका अल्टरनेटिव है। तो अब जब एक्सपोर्ट पे बैन लग गया है ना, तब लोग जो हैं फिर वो निकालेंगे जो ये स्टोरेज में पड़े हुए हैं राइस, या लोग जो दिमाग लगा रहे थे। तो इस वजह से सरकार ने ये चीज़ किया था। इवन वीट में भी हमने यही देखा था, ऐसे थोड़ा था कि बहुत कम हो गया है कि लाले पड़ रहे हैं वीट के, इंडिया के अंदर कम हुआ था, लेकिन इतना वीट था कि हम बाहर बेच सकते थे। लेकिन सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन इसलिए लगा दिया था कि सरकार तक वीट नहीं पहुंच रहा था। बीच में जो बिचौलिया होते थे वो वीट को स्टोर कर रहे थे या फिर वो अपने एंड से बेच रहे थे वर्ल्ड के मार्केट में, क्योंकि उस समय वीट की कीमत ज़्यादा हो गई थी। तो राइस के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था और उसी को रोकने के लिए यहाँ पे इस पर बैन लगा दिया गया है। इंडिया अकाउंटेड फॉर 41% ऑफ द टोटल राइस एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड इन 2021, जो कि इस बार नहीं होगा तो पूरे वर्ल्ड को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे देखिए, लंपी स्किन डिजीज वायरस डिफरेंट फ्रॉम 2019 वर्जन। ये लंपी स्किन डिजीजेज जो हैं ये कैटल्स को होती हैं, मोस्टली डेयरी कैटल्स या वाटर बफेलो। मॉस्किटोज, बिटिंग फ्लाइज और LSD वायरस है, टिक्स के थ्रू ये फैलती हैं। जो भी खून आपका खींचते हैं बॉडी से, फिर किसी और के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, वहाँ काट लेते हैं, तो उन जानवरों को ऐसे ऐसे ये फैल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो LSD इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ कैटल और वाटर बफेलोज विद द पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज वायरस, जिसको LSD भी शॉर्ट में बोलते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की माने तो 10% के आसपास का मोर्टेलिटी रेट है।
जाम्बिया 1929 से ये आया था। जाम्बिया इज़ द कंट्री जहाँ से ये ईजाद हुआ है पहली बार, 1929 में पहली बार देखा गया था। ट्रांसमिशन जो है मैंने आपको बता दिया है। भारत सरकार जो है लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया चलाती है, उसके अंदर में जो लाइफ स्टॉक्स को वैक्सीनेट किया जाता है वही इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है, और एज सच कोई स्पेशली कोई वैक्सीन नहीं बनी है इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्राइक्स ताइवान, तो ताइवान में अभी एक बहुत भारी मात्रा में भूकंप आया है, काफ़ी सारा लार्ज लेवल पे नुकसान हुआ है वहाँ पे लोगों का, देश के प्रॉपर्टी का। तो ये आज का हमारा सेशन था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्राइक्स ताइवान, फिर हमने लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जाना जो कि कैटल्स की हैं। एथेनॉल वाला क्या देखा था हमने, हाँ राइस पे जो भी बैन लगा दिया गया है वो देखा है। यहाँ पे चाइना पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमने जाना। अजरबैजान वाला आर्टिकल हमने पूरा डिटेल में देखा हुआ है, इसको देख लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है इस साल के एग्ज़ाम के लिए। एरा ऑफ वॉर इज़ ओवर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इनके अलावा आप इन कोर्सेज में चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।